वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। बच्चों, आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, खासतौर पे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैंने समष्टि अर्थशास्त्र की बुक्स को पढ़ाना प्रारंभ किया हुआ है। और उसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज उसकी 4th क्लास है, उसकी 4th वीडियो है। और जो मेरी लास्ट वाली क्लास थी उसको देखने के लिए, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका एक लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसी क्लास में आपको बाकी क्लासेस का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है 12th क्लास के बच्चों का, उसका पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेटे वो राष्ट्रीय आय है, और हम राष्ट्रीय आय ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली। और राष्ट्रीय आय को जनरली बुक्स हैं जो मेन राइटर्स हैं, जैसे संदीप गर्ग है या टी आर जैन, वी के ओहरी की राइटर्स की बुक है, और भी जो मेन फेमस राइटर्स की बुक्स हैं, उन्होंने 4 चैप्टर्स में लगभग ये चैप्टर्स बेटे फिनिश किए। ठीक है, तो मैं 3 चैप्टर्स में इसको हम कवर कर लेंगे, क्योंकि वो एक आधा चैप्टर्स वैसे ही इंट्रोडक्शन वगैरह में आ जाते हैं। तो 3 चैप्टर्स में ही बेटे मैं नेशनल इनकम आपकी फिनिश करूंगा। पहला जो चैप्टर है उसकी 3 क्लासेस में दे चुका हूं, और आज की क्लास के अंदर हम लोग 4th क्लास जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा बेटा फिनिश हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में हम लोग, आज की क्लास कुछ बहुत ज्यादा बड़ी होने भी वाली नहीं है। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, आय का चक्रीय प्रभाव, तो वो हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड क्लास के अंदर, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं बेटे आज की क्लास के अंदर, उस कॉन्सेप्ट का नाम है आय का चक्रीय प्रभाव। ठीक है, पहले काफी बड़ा हुआ करता था 12th क्लास के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको छोटा कॉन्सेप्ट बना दिया, ज्यादा कुछ है नहीं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके साथ पढ़ाता हूँ। उसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो कमेंट्स में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे से। और एक चीज और बेटे मैं बताना चाहूंगा, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, जो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मेरे ग्रुप्स में ऐड होना है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया है। और जो बच्चे अपनी क्वेरीज मेरे से पूछना चाहते हैं या मेरे से शेयर करना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपना नंबर या अपना नाम बता सकते हैं, तो मैं उनके साथ बातचीत करके उनको मैं बता दूंगा, ग्रुप में ऐड कर लूंगा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हम आज की क्लास। ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट। एक मिनट दीजिए। 5। तो एक मिनट आप मुझे दीजिए। ग्रेट जी। तो आप लोगों को बेटे नजर आ रहा होगा, वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, क्लास नंबर 4। 3 क्लासेस ऑलरेडी दे चुका हूं, और बेटे मैं ऑलमोस्ट पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आप लोगों को इसके अंदर पढ़ा दूं। ठीक है, और आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी डायरेक्ट हेल्प करने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्म किया है मैंने, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है। ओके, चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटे आज की क्लास का जो टॉपिक है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कि आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटे उसका नाम है आय का चक्रीय प्रभाव। क्या नाम है बेटे? आय का चक्रीय प्रभाव। इंग्लिश में बेटे हम इसको कह देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंग्लिश में क्या कह देते हैं बेटे इसका हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम। बेटे आय के चक्रीय प्रभाव को समझने के लिए, क्या होता है आय का चक्रीय प्रभाव, अगर आपको समझना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ना 2-3 बेसिक बातों के बारे में, चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले आय का चक्रीय प्रभाव को समझने के लिए हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें समझनी पड़ेंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लेट्स सी। तो देखिए मैंने लिखा भी है, आय के चक्रीय प्रभाव को समझने के लिए हमें एक खुली अर्थव्यवस्था, मैं बात करूंगा एक खुली अर्थव्यवस्था, ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है डिस्कस करूंगा। वैसे समझ लीजिए कि हमें एक खुली अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, पहली बात कितने क्षेत्र होते हैं, तथा मुख्य आर्थिक क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए जो नीचे बताए गए। तो 2 चीजें बेटे हमें पता होनी चाहिए। अगर आप आय का चक्रीय प्रवाह समझना चाहते हैं तो आपको 2 चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें? एक तो भाई क्षेत्र कितने होते हैं, एक तो आपके क्षेत्र कितने होते हैं। ठीक है, क्षेत्र कितने होते हैं,
और दूसरा आर्थिक क्रियाएं कितनी होती हैं। दूसरा भाई ये आर्थिक क्रियाएं कितनी होती हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। आय का चक्रीय प्रभाव तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ खास है ही नहीं। हाँ, ये खुली अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा था बेटे। एक्चुअली में ना अर्थव्यवस्था जो होती है ना, खुली भी होती है, बंद अर्थव्यवस्था भी होती है। तो मैं जैसे आपको समझाना शुरू करता हूँ, जब हम क्षेत्र की बात करेंगे ना बेटे हम लोग, तो उसी क्षेत्र के अंदर हमारी खुली और बंद अर्थव्यवस्था आ जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। खुली अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र, मैं खुली अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और जब मैं इसको बताऊंगा तो बेटे इसी खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ना मैं आप लोगों को बाकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी नॉलेज देता चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करें कि एक खुली अर्थव्यवस्था में मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है बेटे परिवार क्षेत्र। अब ये परिवार क्षेत्र क्या है? इसे हाउस होल्ड सेक्टर्स कहते हैं बेटे। परिवार क्षेत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाउस होल्ड सेक्टर। समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटे, हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर और एक और सेक्टर मैं आपको बता देता हूं, एक होता है बेटे आपका ये उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, इसे प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं। इससे पहले कि मैं अगर अदर सेक्टर्स के अंदर आऊं, तो पहले एक चीज जान लीजिए बहुत अच्छे से। वो चीज क्या है? वो चीज ये है बेटे कि जो परिवार क्षेत्र होता है, ठीक है, वो जो परिवार क्षेत्र होता है उसमें कौन रहता है? मैं ये बताता हूँ। उसमें बेटे उपभोक्ता रहते हैं। जैसे मैं, आप, हम लोग कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। तो परिवार क्षेत्र के अंदर बेटे उपभोक्ता रहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करते हैं, वो परिवार क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटे, ये जो उपभोक्ता होते हैं ना भाई, यही एक्चुअली में उत्पादन के कारक भी होते हैं। अब कहेंगे सर ये उत्पादन के कारक होते हैं, मतलब ये समझ नहीं है। ये कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यार मैं हूं, अब मैं घर पे बैठा हूं, तो मैं कंज्यूमर हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता हूँ। लेकिन अगर बेटे मैं खुद, मान लीजिए मैं जो हूँ, मैं पढ़ाता भी तो हूँ, टीचर भी तो हूँ। तो जब मैं पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, टीच करता हूँ, तो मैं तो एक तरीके से टीचर भी हूँ। तो मैं सर्विसेज यानी कि जो एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं, मैं उसका भी प्रोडक्शन करता हूँ। तो मैं उपभोक्ता तो हुई हूँ, लेकिन साथ में मैं एक टीचर भी हूँ, एक उत्पादक भी हूँ, जो एजुकेशनल सर्विसेज का उत्पादन करता है। कोई भी बंदा, जैसे मान मान लीजिए कोई बंदा जॉब करता है किसी कहीं पर जाकर, तो वो जब वो घर आता है तो बेसिकली उपभोक्ता है, परिवार क्षेत्र में बैठा हुआ है। लेकिन जब वो परिवार क्षेत्र से निकलकर कहीं नौकरी करने जाएगा, तो वो एक उत्पादक या फिर वो कारक कहलाएगा, लेबर कहलाएगा, जो उत्पादन करता है। तो ध्यान रखना बेटे, कोई लेबर, किसी फर्म का कोई मालिक, कोई इन्वेस्टर, पैसे लगाने वाला निवेशक, कोई बिजनेसमैन, ये सारे के सारे उपभोक्ता भी होते हैं जब घर में होते हैं। और जब ये उत्पादन करने जाते हैं तो ये उत्पादन के कारक भी कहलाते हैं। समझ में आ गई बात सबको, कि उपभोक्ता घर में है, लेकिन जब वो काम करने जाएगा तो वो उत्पादन का कारक कहलाएगा। क्लियर? ध्यान रखना। अच्छा, ये दूसरा उत्पादक क्षेत्र क्या होता है? उत्पादन क्षेत्र बेटे, उत्पादन क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसके एक स्कूल में टीचर हूं। अगर मैं एक स्कूल में टीचर हूं बच्चों, तो मैं जब स्कूल में जाऊंगा तो स्कूल मेरे लिए उत्पादन क्षेत्र है। मैं स्कूल में जाके उत्पादन करता हूँ एजुकेशनल सर्विसेज का, तो वो मेरे लिए उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। मेरा घर है वो उपभोक्ता है का क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र कहलाएगा। और स्कूल एक टीचर के लिए उत्पादन क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर हो गया भाई? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए ये अभी इतना ही अगर मैं रुक जाता, तो ये बेटे टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है, यानी कि इसे दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखना बेटे, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है ये। और दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से नीचे अर्थव्यवस्था नहीं होती। जब पूरी मतलब इकोनॉमिक्स बनी, यानी कि जब कोई अर्थशास्त्र बना या पढ़ना शुरू किया, तब से मिनिमम कम से कम दो क्षेत्र तो होंगे ही होंगे। कम से कम दो क्षेत्र तो होंगे ही होंगे, एक उत्पादक क्षेत्र, एक उपभोक्ता क्षेत्र। दो क्षेत्र तो होंगे। और ये दो क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था को बेटे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बंद और खुली में क्या लफड़ा है, बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब अर्थव्यवस्था हमने पढ़नी शुरू करी है, जब उत्पादन होना शुरू हुआ होगा बहुत पुराने टाइम में, तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से कहानी स्टार्ट हुई थी किसी पिक्चर की। ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, चीजें बढ़ने लग गई, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ लफड़े शुरू हुए,
तो एक और क्षेत्र आ गया बीच में। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बाद जब चीजें बहुत ज्यादा जटिल होने लग गई, लफड़े आने शुरू हो गए, तो एक क्षेत्र और आ गया। कौन सा क्षेत्र आ गया वो बेटे, उसे क्या कहते हैं, देखिए जरा। वो आ गया बेटे आपका एक, वो आ गया आपका सरकारी क्षेत्र, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और आ गया बेटे, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने बताया ना, जैसे 2 4 5 10 50 लोग हैं, आपस में लेन देन करते थे शुरू में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। अब बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए, सड़कें बनवानी है, रोडें बनवानी है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, उसको सुलझाएगा कौन? उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक नया सेक्टर आ गया, जिसे कहा गया सरकारी क्षेत्र, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। तो जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर आया, तो बेटे कितने सेक्टर हो गए? अब कितने सेक्टर हो गए इकोनॉमी के अंदर? अब हो गए 3 सेक्टर। अब ये 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो गई। कितने सेक्टर हो गए? अब ये 3 सेक्टर्स हो गए टोटल, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो गई। लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये 3 क्षेत्रीय तो हो गई, लेकिन अभी भी ये बंद अर्थव्यवस्था है। क्या बेटे? ये अभी भी बंद अर्थव्यवस्था है बच्चों। इसको अभी भी क्या बोलेंगे? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी है ये, बंद है अभी भी। बंद का मतलब कि बेटे मान लीजिए भारत है, तो वो भी भारत देश के अंदर ही उत्पादन हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा या विकास का कोई कार्य करना होता है तो भारत सरकार कर देती है। मान, बाहर के देशों के साथ अभी कोई लेन देन नहीं हो रहा, पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है? कोई लेन देन नहीं कर रहे, अपने ही देश में उत्पादन करते हैं, खा पी लेते हैं, कहानी करते, ना अमेरिका से, चाइना से, इन देशों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी, भले 3 क्षेत्र है। लेकिन आज की डेट अगर हम देखे जाए, आज की कहानी की हम बात करें बच्चों, तो आज की डेट में ऐसा कोई भी देश नहीं है, शायद ही हम गूगल कर लें तो एक आधा देश शायद निकल आए, अदरवाइज जितने भी देश हैं वो सारे के सारे खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था मतलब बेटे कि हर देश का अपने दूसरे देशों के साथ कोई ना कोई लेन देन होता है। हम कुछ निर्यात करते हैं, हम कुछ आयात करते हैं, लेन देन हमारा चलता रहता है कुछ ना कुछ, राइट। तो जैसे ही हम लेन देन करना शुरू करते हैं दूसरों के साथ, तो एक चौथा क्षेत्र और आ जाता है। वो कौन सा क्षेत्र है? देखिए, वो है बेटे विदेशी क्षेत्र, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विदेशी क्षेत्र है, बाहर के देशों से लेन देन शुरू हो गया। तो ध्यान रखना, एक खुली अर्थव्यवस्था के अंदर 4 क्षेत्र होते हैं। पहले 2 क्षेत्र आएंगे, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, आपने देखा, ठीक है। उसके बाद सरकारी क्षेत्र आएगा, अभी भी ये बंद अर्थव्यवस्था है, 3 क्षेत्रीय भी। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर के देशों के साथ लेन देन करेगी कोई देश, तो चौथा क्षेत्र आ जाएगा और वो खुली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो एक खुली अब लैंग्वेज समझ में आ गई होगी भाई कि खुली अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था में मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें 2 चीजें समझनी है, एक तो क्षेत्र कितने होते हैं, हाँ भाई हमें समझ में आ गया, क्षेत्र कितने होते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, समझ में आ गया। अब बात करते हैं मुख्य आर्थिक क्रियाओं की। इसकी बात करते हैं बेटे, मुख्य आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल है ना आज की क्लास का, वो आय के चक्रीय प्रवाह को समझना है। पर आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए 2 चीजें हमारे भेजे में आनी चाहिए। पहली, भाई क्षेत्र कितने होते हैं, समझ में आ रहा है क्षेत्र कितने होते हैं और कौन सी अर्थव्यवस्था में कितने होते हैं। दूसरा, मुख्य आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं बेटे? आर्थिक क्रियाएं जिसमें पैसे का लेन देन होता है, यानी कि पैसा इन्वॉल्व होता है, वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, सबको पता है। अब आर्थिक क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे मान लीजिए टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, आर्थिक क्रिया है। अगर वो अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहा है तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है ना, वो आर्थिक नहीं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। खैर, हम आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास देखेंगे हजारों, पता नहीं कितनी आर्थिक क्रिया आपको नजर आती है, लेकिन मुख्य आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है उसके ऊपर बात करते हैं, वो पता है, करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मुख्य आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं तो हजारों लाखों आर्थिक क्रियाएं हैं, तो सबको पढ़ने बैठ जाए क्या? नहीं, हमें 3 मुख्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं बेटे। कितनी होती हैं? 3 मुख्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं बच्चों। एक अर्थव्यवस्था में मुख्य 3 क्रियाएं होती हैं जो निम्नलिखित है। 3 आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? चलिए देखिए। उत्पादन, उत्पादन का मतलब है प्रोडक्शन करना, जैसे मैं इस समय आपके लिए प्रोडक्शन, जैसे मैं इसलिए आपके लिए उत्पादन कर रहा हूं, किस चीज का उत्पादन कर रहा हूं बेटे? मैं आपके लिए एजुकेशनल सर्विसेज का उत्पादन कर रहा हूं, ठीक है, उत्पादन किया जाएगा। और उसके बाद आता है आय का सृजन। भाई अगर उत्पादन होगा, बंदा उत्पादन करेगा तो कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट करेगी, इसे कहते हैं इनकम
जनरेशन। वे क्या, साइकिल बनाने वाला साइकिल का पंचर लगाने वाला साइकिल का पंचर लगाएगा, उत्पादन किया उसने सर्विस का, उसको पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट करेगी। तो उत्पादन के बाद इनकम जनरेट करती है, डेफिनेटली करती है। कोई लेबर किसी फैक्ट्री में काम करके उत्पादन करेगा तो वहां से उसको वेजेस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, तो वो इनकम होगी। जब इनकम मिलेगी तो इनकम को जेब में रखेंगे या उसको कहीं खर्च करेंगे? ऑब्वियसली बात है, उसको खर्च किया जाएगा। तो तीसरा क्या आएगा बेटे? तीसरी खर्च, यानी कि तीसरा क्या आएगी बेटे? मेन आर्थिक क्रिया क्या है? एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना बच्चों, तीन मुख्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। उत्पादन, उत्पादन के बाद होगा आय का सृजन। आय का सृजन मतलब इनकम को जनरेट करेंगे, इनकम आएगी, और उत्पादन के बाद ही आएगी, और फिर खर्च, फिर खर्च हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया तीन मुख्य आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? फाइन, ठीक है। तो ये आर्थिक क्रिया भी समझ में आ गया, क्षेत्र भी समझ में आ गए। अब हम अपनी मुद्दे पे आते हैं कि ये आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। चलिए देखिए, आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह, अब बात करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह। ये लैंग्वेज है बेटे आय के चक्रीय प्रवाह की, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। इससे अभिप्राय तीन मुख्य आर्थिक क्रियाएं, तीन मुख्य आर्थिक क्रियाओं, कौन कौन सी तीन मुख्य आर्थिक क्रियाओं? उत्पादन, आय का सृजन तथा व्यय, व्यय मतलब खर्च का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चलने वाले प्रवाह से होता है। यानी कि जो तीन मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं, कौन कौन सी तीन मुख्य आर्थिक क्रियाएं? उत्पादन, आय और खर्च। ये तीनों आर्थिक क्रियाएं ना बेटे लगातार चलती रहती है इकोनॉमी के अंदर, कभी स्टॉप नहीं करती, ऑलवेज चलती रहेंगी। कहां चलती रहेंगी? तीन क्षेत्र में, परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, और आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विदेशी क्षेत्र। ये चारों क्षेत्रों में ये तीन चीजें लगातार चलती रहती है, घूमती रहती है। और इन्हीं तीनों चीजों को लगातार, इन्हीं तीनों आर्थिक क्रियाओं के लगातार चलने को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का प्रवाह तो समझ में आ रहा है, ये चक्रीय का क्या मतलब है? चक्रीय वर्ड क्यों लगाया? देखिए क्यों लगाया चक्रीय वर्ड का, क्या लग रहा है। देखो, सबसे पहले उत्पादन हुआ, ठीक है। जब बंदा उत्पादन करेगा, सोच के देखना, उत्पादन मान लीजिए किसी लेबर ने उत्पादन किया, उत्पादन किया तो उसको क्या मिली? इनकम मिली। इनकम मिला तो उसने खर्च किया, खर्च किया तो कहां गया पैसा? कोई सामान खरीदा होगा, कोई कपड़ा, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कुछ खरीदा होगा, तो वो खरीदा होगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा? उत्पादन क्षेत्र के पास चला जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर से समझ लीजिए, जब किसी बंदे ने जाके उत्पादन किया तो उत्पादन करने के बदले में उसे पैसा मिला। जब पैसा मिला तो पैसा उसने खर्च किया, और जब वो पैसा उसने खर्च किया तो खर्च कहां करेगा? कोई सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो वो पैसा वापस उत्पादन क्षेत्र के पास चला जाएगा। उत्पादन क्षेत्र फिर उसको लेबर वगैरह को देगा जो उत्पादन करने आएंगे। तो ये चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या है? ये तीन आर्थिक क्रियाएं गोल गोल घूमती रहती हैं ऐसे ऐसे करके। उत्पादन, आय, खर्च, उत्पादन, आय, खर्च, इसलिए इसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं बेटे इसको हम लोग? चक्रीय प्रवाह। ये इधर आया, इधर आया, और ये उधर चला गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर? क्लियर, फाइन, ग्रेट, समझ में आ गया आपको ये बात, आय का चक्रीय प्रवाह की तरफ से। चलिए एक बात जानिए, ध्यान दे, नीचे देखिए, नोट है एक, हम 12वीं कक्षा में केवल दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ही आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे। दो क्षेत्रीय, कौन कौन से दो क्षेत्र होंगे बेटे? दो क्षेत्र कौन से होंगे? एक होगा परिवार क्षेत्र, एक होगा परिवार क्षेत्र, और दूसरा होगा उत्पादन क्षेत्र। ध्यान देना, ठीक है ना, उत्पादन क्षेत्र। हम इन दो ही क्षेत्र, क्योंकि इससे नीचे तो होते ही नहीं। हम एक्चुअली में ना बेटे आय का चक्रीय प्रवाह पहले तीन क्षेत्रीय, चार क्षेत्रीय में भी था, लेकिन अब आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ेंगे। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे कॉलेज में, तब आप तीन और चार क्षेत्रीय के बारे में पढ़ेंगे। अभी 12th क्लास के अंदर सिर्फ टू सेक्टर, यानी कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ही हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरीके से होता है, कौन कौन सा होता है। ओके चलिए, ओके, आय का चक्रीय प्रवाह दो प्रकार का होता है। मैं दो क्षेत्रीय की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, दो क्षेत्रीय ही पढ़ा रहा हूं। तो आय का चक्रीय प्रवाह दो तरह का होता है बेटे। एक होता है वास्तविक प्रवाह। बेटे वास्तविक प्रवाह को हम रियल फ्लो कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। और बेटे इंग्लिश इसलिए बताता हूं ना, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे ना,
तो आपको हेल्प करेगी। तो ज्यादातर ग्रेजुएशन में ना बच्चा इंग्लिश में ही कर लेता है, नहीं तो ज्यादातर जो प्रोफेसर होते हैं जनरली इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स तो यार इतने आने ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मौद्रिक प्रवाह की अगर हम बात करें तो मौद्रिक प्रवाह को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटे मॉनेटरी फ्लो, या मनी फ्लो भी कह देते हैं, किसी को प्रॉब्लम है, मॉनेटरी फ्लो। तो पहले बेटे रियल फ्लो की बात करते हैं। चलिए, वास्तविक प्रवाह जिसे हम रियल फ्लो कहते हैं, लैंग्वेज देखना। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में केवल वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से होता है। मतलब कि भैया वस्तुओं से पैसा नहीं आएगा, ये पुराने जमाने में हुआ करता था कि भाई पुराने जमाने में पैसा नहीं होता था। जैसे कोई मजदूर किसी के पास काम करने गया, तो काम किया उसने और काम करने के बदले में उसको कोई चीज मिल जाएगी, कोई सामान मिल जाएगा, ठीक है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली होती है ना, ये उस तरह का था। वस्तु विनिमय प्रणाली समझते हैं कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था, ये उसी तरह का है। तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको वास्तविक प्रवाह को कैसा नजर आएगा, तो देखिए जरा एक बार, ये देखो, ये परिवार क्षेत्र हो गया, ये उत्पादन क्षेत्र हो गया। परिवार क्षेत्र में कौन रहता है, याद दिला रहा हूं फिर से, स्टार्टिंग में बताया था कि परिवार क्षेत्र में एक तो उपभोक्ता रहता है, लेकिन वो अकेला उपभोक्ता ही नहीं होता, वो आपका कारक भी होता है उत्पादन का। कोई लेबर भी यही रहता होगा, कोई निवेशक पैसा इन्वेस्ट करने वाला, कोई भूमि का मालिक भी यही रहता होगा, यानी कि उत्पादन के सारे कारक यही रहते हैं। तो होता क्या है, और उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन तब तक नहीं होगा जब तक परिवार क्षेत्र से ये लोग निकलकर उत्पादन करने नहीं जाएंगे। अब मैं स्कूल में पढ़ाने ही ना जाऊं तो स्कूल में उत्पादन कैसे होगा? मजदूर फैक्ट्री में उत्पादन करने ही नहीं जाएगा तो फैक्ट्री में उत्पादन कैसे होगा? समझ में आ रही बात? तो बिना परिवार क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्र नहीं चल सकता, ध्यान रखना। तो कैसे होता है, दो क्षेत्र हो गए, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। देखिए अब होता क्या है, पहले ये देखिए, सबसे पहले ये कारक सेवाएं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, ये जो परिवार क्षेत्र में लोग बैठे होंगे ना, जो कारक सेवाएं देंगे अपनी, किसको? उत्पादन क्षेत्र को। लेबर जाएगा फैक्ट्री के अंदर काम करने, जिसकी जमीन होगी वो फैक्ट्री वाले को काम करने के लिए देगा। कोई निवेशक पैसा निवेश करेगा, और उद्यमी मतलब जो बिजनेसमैन होगा वो भी निकल के उत्पादन क्षेत्र में आएगा और उत्पादन होगा। तो ये चार ही होते हैं बेटे कारक। ये कारक अपनी सेवाएं देंगे, यहां से यहां इसलिए देंगे क्योंकि अभी तक परिवार क्षेत्र के अंदर ही रहता है, आपको पता है सब लोग परिवार क्षेत्र में रहते हैं। जब ये यहाँ पर आके उत्पादन करेंगे तो किस चीज का उत्पादन हो जाएगा बेटे? किसका उत्पादन करेंगे? वस्तुएं व सेवाओं का उत्पादन कर देंगे, ठीक है। ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, वस्तुएं, वस्तुएं एंड सेवाओं का उत्पादन करेंगे, ठीक है। वस्तुएं एंड सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए, अब जब ये वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो होगा क्या? तो वस्तुएं सेवा का उत्पादन करेंगे तो यहां पर वस्तुओं सेवा का उत्पादन हो जाएगा। तो जब वस्तुओं सेवा का उत्पादन हो जाएगा बेटे, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा तो होता ही नहीं था तब। इनको पैसा नहीं मिलेगा, इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेंगे, देखिए क्या मिलेगा, ध्यान देना जरा, इनको मिलेंगी वस्तुएं और सेवाएं। ये कैसे भैया? वास्तविक प्रवाह है, पैसा तो है ही नहीं। पैसा नहीं है तो, पैसा नहीं है तो भाई जिसने जो माल बनाया होगा उसको उसके बदले में उसी का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। मान लीजिए कोई लेबर है, वो किसान के पास गया, उसने गेहूं की कटाई करी, और जब उसने गेहूं की कटाई करी तो गेहूं का ही एक हिस्सा उसको मजदूरी के रूप में मिल जाएगा, ले भाई तू ले जा, हो गया तेरी मजदूरी। कोई लेबर फैक्ट्री में गया, चीनी की फैक्ट्री में गया, चीनी का उत्पादन किया, वो चीनी ही एक, चीनी का ही थोड़ी सी चीनी ही उसको मजदूरी के रूप में मिल जाएगी, भैया ले चीनी ले जा। तो ये इस तरह से होता है, काम करने गए उत्पादन क्षेत्र में, जो वस्तुएं सेवाएं बनाई, उन्हीं में से एक छोटा सा पार्ट उनको मजदूरी के रूप में मिल गया, सेवाओं के रूप में मिल गया। ये आपका वास्तविक प्रवाह है। ये बेटे पहले चला करता था, अब नहीं चलता, ये पहले चला करता, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं मौद्रिक प्रवाह की, मॉनेटरी फ्लो भी कहते हैं हम इसको। ये क्या है देखिए, इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से होता है। अब भैया पैसा घूमेगा, अब पैसा आ जाएगा, अभी तक तो पैसा नहीं था, वास्तविक प्रवाह था, पैसा होता ही नहीं है, क्या घूमता है उसमें? वस्तुओं और सेवाएं ही घूमती रहती। अब इसमें पैसा घूमेगा कैसे? चलिए देखिए, इसमें भी वही क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। देखिए कैसे घूमेगा, ध्यान देना चीजों को, ठीक है।
सबसे पहले फिर वही कहानी, सबसे पहले कारक सेवाएं गई, लोग निकल के गए उत्पादन क्षेत्र में, कोई श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, ठीक वैसे ही गए जैसे जा रहे। ये नंबर 1 ले लो आप इसको, ये पॉइंट नंबर 1 आ, ठीक है। लोग गए काम करने उत्पादन क्षेत्र में, इन्होंने उत्पादन किया। जब इन्होंने उत्पादन किया तो यहाँ पर किस चीज का उत्पादन हुआ बेटे? यहाँ पर उत्पादन हुआ वस्तुएं व सेवाओं का उत्पादन हो गया उत्पादन। जब यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो गया तो इनको काम करने के बदले में वस्तुओं और सेवाएं नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना। इनको क्या मिलेगा? चलिए देखिए, इनको मिलेगा कारक भुगतान। नीचे देखो, यानी कि जो श्रम होगा उसको मजदूरी मिल जाएगी, पैसे की पैसा मिलेगा। भूमि को ये भूमि को मिलेगा किराया। पूंजी को क्या मिलेगा? पूंजी को क्या मिलेगा बेटे? एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। पूंजी को बेटे क्या मिलेगा? पूंजी को मिलेगा बेटे आपका ब्याज, उद्यमी को लाभ, ये सब इनको मिलेगा। जब ये इनको मिलेगा तो ये खर्च करेंगे, इसको खर्च भी करेंगे, और जब इसको खर्च करेंगे तो इनको बदले में क्या मिल जाएंगी? वस्तुओं में सेवाएं मिल जाएंगी। ये आपका इस तरीके से चलता है। नंबर 1, पैसा मिल गया इनको, इन पैसे को इन्होंने खर्च किया और यहां से इनको वस्तुएं सेवाएं मिल गई। सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो बेटे ये आपका मौद्रिक प्रभाव है, और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर हो गया। ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, 4th क्लास थी हमारी। इस 4th क्लास के अंदर मैंने पहला चैप्टर खत्म कर दिया, राष्ट्रीय आय। ये आपका मौद्रिक प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा, होप सो कंप्लीट। तो ध्यान रखिएगा बेटे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा राष्ट्रीय आय का, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लासेस मिस मत करना बेटे, रेगुलर ले लेना क्लासेस को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। ठीक है बेटे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। चैनल्स हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, चलिए, ग्रेट, गुड डे, बाय बेटे।